अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा में तारीख़ी खिताब के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज वतन वापस पहुँचे, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एयरपोर्ट पर एक मुख्तसर खिताब भी किया, जिसमें उन्होंने दुनिया को एक बार फिर से वाज़ेह पैगाम दिया कि कोई खड़ा हो या ना हो, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। याद रखें, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। दुनिया उनके साथ खड़ी हो या ना हो, पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। हम उनके साथ इसलिए खड़े हैं, हम अपने अल्लाह को खुश करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के कश्मीरियों के साथ इज़हारे यकजहती को उन्होंने जहाद भी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा में खिताब इस कदर पुरअसर था कि इस खिताब के बाद कश्मीरी आवाम ने कर्फ्यू तोड़ दिया। बहुत बड़ी तादाद में कश्मीरी अपने घरों से बाहर निकल आए, पाकिस्तानी परचम उठाकर मुजाहरे किए, जिसके नतीजे में शिद्दत पसंद भारतीय फ़ौज ने 7 मज़ीद आज़ादी के मतवालों को शहीद कर दिया और कर्फ्यू में मज़ीद सख्ती कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ गुज़श्ता 24 घंटों में श्रीनगर शहर में 23 मुजाहरे हुए, जबकि पूरे भारत में इस पर सफ़े मातम बिछी हुई है और भारतीय वज़ीर दिफ़ा जो हैं वो गीदड़ भपकियाँ फिर से उन्होंने शुरू कर दी हैं। जबकि आलमी सतह पर भी वज़ीर आज़म की जो पुरअसर तकरीर थी, उसके बाद एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल देखने में सामने आ रहा है। कल चाइना और मलेशिया ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान की हिमायत की, तो साथ ही कायम अमरीकी स्टेट सेक्रेटरी ने न्यूज़ ब्रीफिंग में 30 मिनट से ज़ायद जो उनकी गुफ्तगू थी, ये कश्मीर के मामले पर उन्होंने बात की। न्यूज़ ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि अमरीका FATF में पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाने में मदद करना चाहता है और सरहद पार दहशतगर्दी के खात्मे से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अज़म पर अगर अमल दरामद किया गया तो ये पाक भारत मुज़ाकरात के लिए ठोस बुनियाद फराहम कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म के खिताब के जहां आलमी सतह पर चर्चे अभी भी हो रहे हैं, वहीं पर हमारे मुल्क की ऑपोजिशन जो जमातें हैं इस पर भी मुतमईन नज़र नहीं आ रही है, इस पर भी तनकीद हो रही है और वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर पर मुख्तलिफ जो पहलू हैं उन्हें निकाल कर उस पर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। सवाल यह है कि क्या ऑपोजिशन जमातों को कौमी इशूज़ जो हैं एटलीस्ट इस पर सियासत करने से क्या बाज नहीं रहना चाहिए। इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। मेरे साथ सेनेटर वलीद इकबाल तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वलीद साहब आपका। वलीद साहब, इसमें कोई शक नहीं है वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली में कश्मीरियों का जो मुकदमा था बड़ी जुर्रत के साथ लड़ा, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर उन्होंने बात की और इसी का नतीजा है जो कश्मीरियों में एक और जोश और जज्बा जो था वो देखने में आया। कश्मीरी बड़ी तादाद में बाहर निकले, भारतीयों ने बर्बरियत और ज़्यादा मचा दी और जुल्म तेज़ कर दिए। लेकिन ये ऑपोजिशन तनकीद क्यों कर रही है मुख्तलिफ पहलुओं से? जैसे कारा साहब ने आज कहा कि ऐसा क्या कर दिया जो इस्तकबाल किया है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के गुज़श्ता दौरे अमेरिका के बाद ही भारत ने यह कदम उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ज़रा ये बता दें, जो इतनी तकरीर के चर्चे हो रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, क्या कर्फ्यू उठ गया है? क्या भारत के मज़ालिम बंद हो गए हैं? क्या 5 अगस्त के जो इक़दाम हैं वो भारत ने वापस ले लिए हैं? ऑपोजिशन तो ये तनकीद कर रही है वलीद साहब। देखें जी, ये इतना रेलेवेंट नहीं है कि अपोजिशन क्या कह रही है, क्योंकि ये एक बैनुल-अक़वामी मामला है और इसके लिए जो 2 अहम चीज़ें हैं मैं महसूस जो करता हूँ और मेरे ख्याल में वाज़ेह तौर पे गवर्नमेंट को भी इस बात की पूरी जो है अंडरस्टैंडिंग है, वो ये है कि जी एक तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उसको झंझोड़ने और जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक को इस बात का अंदाज़ा है कि किस तरह की बेहिसी जो है अभी तक जो है वो सामने आ रही है। और दूसरा ये है कि कश्मीरी अवाम को, जो कि मजलूम अवाम है, महसूर अवाम है और दुनिया के सबसे बड़े कैद खाने में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि 80 लाख जो कश्मीरी हैं वैली के अंदर वो इसका शिकार हैं, उनको पूरा हौसला देने की ज़रूरत है। और वो 2 चीज़ें जो हैं बड़े मुअस्सर तरीके से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के फ्लोर पे कह दी। इस्तकबाल करने या ना करने के ऊपर वो जो कह रहे हैं कि जी ये इसका क्या तुक है, वो देखें, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिटिकल गवर्नमेंट है। इनकी लीडर जब आती थी और इनके जब जो बानी आते थे अपने दौरों के बाद, उनका भी इस्तकबाल होता था। ये अजीब सी बात कर रहे हैं वो। ये आपको ये कहना चाहिए कि ऐसा इस्तकबाल नहीं होता था। आपको ये कहना चाहिए कि ऐसा नहीं होता था।
ऐसा इस्तकबाल नहीं होता था, या मैं उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जो कह रहे हैं कायरा साहब, ये रेलेवेंट नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि उनको वापस जाना चाहिए अपने जो उनके बानी चेयरमैन साबिक वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा था कि ये 1000 साल की जंग है, 1000 years वॉर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो ये एक लंबी इनिंग्स है, और यस, एक चौका छिक्का लगे तो उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। इनिंग्स तो चल रही है, क्योंकि ये शुरुआत है। यस, कर्फ्यू नहीं उठा, मैं एतराफ करता हूं। ये कश्मीर का मसला हल नहीं हुआ, मैं एतराफ करता हूं। लेकिन जिस तरीके से, और मैं समझता हूं पाकिस्तान की कौम खुशकिस्मत है, कश्मीर की कौम खुशकिस्मत है कि उनको ऐसा मुस्तकिल मिजाज पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मिला है, जिसने अपनी मुस्तकिल मिजाजी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में और अपनी जद्दोजहद में अंदरूनी सतह पर तो 22-23 साल की स्ट्रगल से बिलाखिर पाकिस्तान की खिदमत के मुकाम पर पहुंचने तक जो है वो लगा दी। अब कश्मीरियों के केस को लड़ने के लिए इंटरनेशनल सतह पर जिस मुस्तकिल मिजाजी से इसको बार बार दोहराने की जरूरत है। पिछले दिहाइयों से जो कश्मीर में होता रहा है, या जो आज कश्मीर में हो रहा है, ये आलमी दुनिया की नजरों से ओझल कभी नहीं रहा और ना ही ओझल था। बड़े अच्छे तरीके से मुकदमा पेश किया, लेकिन सवाल जो अपोजिशन भी उठा रही है, यहाँ तज्जियाकार भी उठा रहे हैं कि अगला कदम क्या है, नेक्स्ट क्या होगा। बात यहाँ पर रुक तो नहीं जाएगी इस तकरीर के बाद, मजीद हमें करना क्या है? जी, मैं ये कर्ज कर दूं, मैं उस पर 1 मिनट में आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी के और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि मैं महसूस करता हूं उनको नहीं करनी चाहिए थी। बहरहाल चलें, कर दी उन्होंने, वो अपनी सियासी गेम खेल रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया है, और मैं समझता हूं कि वो काबिल तहसीन बात है जो उन्होंने कहा है कि जी तो बिल्कुल, तो ऑपोजिशन को प्लीज आप गिने मत। पीपल्स पार्टी कितनी बड़ी ऑपोजिशन है, प्लीज मुझे गिनवा दें कि पंजाब में उनकी सीटें कितनी है, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा। लेकिन आप नून लीग के कुछ और लोग जो है ना, वो आज तलाल चौधरी साहब को एक टेलीविजन पर मैं सुन रही थी, ज़ाहिर नून लीग का हिस्सा है ना, वो भी बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे थे, क्या जरूरत है इस्तकबाल की, ऐसा क्या करके आगे। इसलिए नून लीग के कुछ लोग हैं नहीं, वो फिर मियाँ शहबाज शरीफ सदर हैं उनकी पार्टी के, उनको छितर मारने चाहिए उनको। पंजाबी का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए वो। बहरहाल मैं ये सिर्फ एक्नॉलेज करता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक ज़बान हैं कश्मीरियों को के सपोर्ट में, उनके साथ खड़े होने में, उनके गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट और अपोजिशन को उन्होंने उसमें कोई तमीज नहीं की, और उन्होंने कहा हम सब मुत्तहद हैं। और मोदी को पैगाम उन्होंने दिया कि मोदी को किसी मुगालते में ना रहे। हाँ जी, चट्टान, जब लाइक अ रॉक, बिल्कुल उन्होंने अंग्रेजी में लिखा है, और मैं समझता हूं कि मैं अप्रिशिएट करता हूं उसको। बाकी हमारे सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह पर। मैं आपको जो अर्ज करना चाहता हूं, व्हाट नेक्स्ट। देखें, एक जो हाल ही में इतने बड़े जुल्म का बैनुल अक़वामी सतह पर, नस्ल कुशी का, जेनोसाइड का जो एक मिसाल मिलती है, वो 2-1 दहाइयों पहले की है, और वो बॉस्निया की है। और उसमें थोड़ी सी हमारे सामने हिस्ट्री और जो है एग्जाम्पल मौजूद है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को जागने में कुछ वक्त लगा था, और फिर ये मसला हल हुआ जो भी था। लेकिन इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि बिल्कुल एक लेवल पर मैं समझता हूं कि जिस तरह कहते हैं ना, एक ओपनिंग बैट्समैन ने जबरदस्त इनिंग्स खेल ली है, और आगे बढ़ते हुए इस इनिंग्स को जारी रखने की जरूरत है, और मिडिल ऑर्डर को भी इसके साथ जो है पूरी इसी तरह से बार बार इसको, क्योंकि देखें सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये आइडियाज की जंग है। और मैं इधर इस बात को इस्तेमाल, इस इस्तिलाह को इस्तेमाल करते हुए भी अपोजिशन के एक सेनेटर हैं मुर्शिद हुसैन साहब, उनके अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं। ये आइडियाज की जंग भी है, और आइडियाज की जंग में आप ये देख लें कि आप दुनिया के अखबार खोल के देख लें, अंग्रेजी और दीगर जो है इंटरनेशनल, बरतानवी, अमरीकी के, इमरान खान साहब की स्पीच को किस तरह से देखा जा रहा है, और नरेंद्र मोदी की 17 मिनट की स्पीच जो उससे थोड़ी देर पहले हुई थी, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा। तो मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूं कि ये एक समझ लें एक इनिंग्स है, एक चौका छिक्का जो भी है, और आगे इसी तरह से इसको हिट करने की मुसलसल मुस्तकिल मिजाजी से इसी को बार बार हिट करने की जरूरत है। कल कौमी असेंबली का सेशन हो रहा है, इजलास हो रहा है, आखिरी जवाब ऑपोजिशन ये डिमांड कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर साहब कौमी असेंबली में आए, बताएं आके 7 रोजा दौरे की तफसीलात, क्या आपने वहां पर किया, किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई, और स्पेशली अगला रोड मैप क्या है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कौमी असेंबली में आकर बताएं। वैसे ये मुतालबा उनका कोई गलत मुतालबा नहीं है, नाजायज नहीं है, अपनी समझते आना चाहिए, और पूरी कौम को भी बताना चाहिए, असेंबली में आकर इस पर बात करनी चाहिए कल प्राइम मिनिस्टर को। जी, मुझे आप पूछ रहे हैं कि उन्हें आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? यस, आपसे सवाल कर रही हूँ ना कि मुतालबा तो उनका जाहिर गलत तो नहीं है। हाँ,
हाँ जी, देखिए ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। पार्लियामेंट में एक कानून साजी होती है और फिर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होती है, और ये फॉरेन पॉलिसी एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन है। जाहिर है अगर पार्लियामेंट में आकर के इसके बारे में गुफ्तगू हो और इसके ऊपर बहस हो और प्राइम मिनिस्टर को आना चाहिए ना, आकर बताना ना जवाब उनके जवाब नहीं, इतना आसान जवाब नहीं है इसका। अच्छा, अगर ये एक आइडियल सिचुएशन हो तो उसमें तो ये बात दुरुस्त है। और मुश्तरका इजलास की जो मेरे सामने मिसाल है, जिस तरह से अपोजिशन ने वहां पे तूफान बदतमीजी जो था वो मतलब किया हुआ था, वहां पे अपना सारा थ्रू आउट जो सदर का खिताब था उसके दौरान, अगर इस तरह का माहौल असेंबली के अंदर होगा तो मैं तो नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर बातचीत तो की जा सकती है ना, इसको बुनियाद बनाकर हर बार बातचीत की जा सकती है जी। अगर ऑपोजिशन, मैं समझता हूं अगर ऑपोजिशन फ्लोर पे आएंगे ही नहीं जी, अगर ऑपोजिशन ये मुतालबा एक तरफ कर रही है, एक तरफ मुतालबा है, तो दूसरी तरफ अगर अहद भी करें कि जी ठीक है जी हम इसको कंस्ट्रक्टिव और मुस्बत तरीके से सुनेंगे, तो मैं नहीं समझता कोई ऐसी बुराई है कि प्राइम मिनिस्टर वहां जाएं। प्राइम मिनिस्टर की अपनी मर्जी है, वैसे फैसला उनका अपना है। मैं तो बतौर उनके एक कारकुन के और बतौर एक पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानते हुए और पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को जानते हुए जो मैं अपनी राय दे सकता हूं, मैं वो आपको अर्ज कर रहा हूं। अगर मुस्बत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव माहौल में गुफ्तगू हो सकती है, मतलब कि यकीन दहानी करवाई जाए कि ऑपोजिशन अच्छा बिहेव करेगी, शोर शराबा नहीं होगा, इस पर वो बात करना चाहती है तो जरूर आप समझ। हाँ जी, क्योंकि ये पहले दिन से हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर जिस दिन लीडर ऑफ द हाउस बने थे 17 अगस्त था गालिबन या 18 अगस्त था 2018 का, और प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के दौरान क्या तूफान बदतमीजी, ये तो इब्तदाई जब इस तरह से हुई है और बारहा यही चलता रहा है। पीटीआई क्या नहीं करती, इसलिए मैं समझता हूँ ये बड़ा पीटीआई भी करती रही है, तो इसलिए मेरे ख्याल में जो चीज नहीं आप लोगों के लिए मेरे ख्याल में नहीं ये करती रही है, पीटीआई को मानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब हमारे साथ थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। राना तनवीर हुसैन साहब मेरे साथ हैं। राना साहब, ये ऑपोजिशन क्यों इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है वजीर आजम के इस्तकबाल को, तकरीर को लेकर कह रहे हैं कि तकरीर से क्या हो गया। मौलाना साहब कह रहे हैं जी क्या एक तकरीर से मईशत ठीक हो गई, महंगाई खत्म हो गई। कायरा साहब कह रहे हैं कि क्या कर्फ्यू उठ गया, उनकी मुश्किलात हल हो गई। क्यों ऑपोजिशन एक मिनट के लिए, अगर ऑपोजिशन सिर्फ ये सोचे, ये भुला दें कि हम हुकूमत में है या ऑपोजिशन में है, सिर्फ एक पाकिस्तानी होकर सोचें, तो आप नहीं समझते कि दुनिया की आंखों में आंखें डालकर किसी वजीर आजम ने इस बार बात की है कश्मीर के मसले को लेकर, एक जुर्रत से बात करने के काबिल तो थे हमारे वजीर आजम और उन्होंने की भी, तो इसको अप्रिशिएट तो एटलीस्ट ऑपोजिशन को करना चाहिए, दुनिया को एक मैसेज देना चाहिए। देखिए शाजिया, बात यह है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस तरह ये पीटीआई का एक मेरा ख्याल उनकी स्ट्रेटजी है कि जिस दिन से वो आए हैं, या उनका पास भी देखें तो कोई इतना अच्छा नहीं है, जो पिछले 5 साल जो अभी आपने जिक्र भी किया, तो मैं समझता हूँ कि ये जो इनका भी 1 साल गुजरा है, इस पर सिर्फ एक ही उन्होंने काम किया है कि अपने जो भी उनकी परफॉर्मेंस है आपके सामने ही है, उसको इस तरह उजागर किया जाए, इस तरह मीडिया पे कंट्रोल किया हुआ है, इस तरह पेंट किया जाए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया है, कि लोगों को ये बावर कराया जाए कि भाई यहाँ तो सब अच्छा है और हम बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह ये कश्मीर एक डिफरेंट इशू है, एक कौमी इशू है जिस पर सबको यकजहती के साथ सबको खड़े रहना है। इसको हम अपने जो कारकर्दगी है इस हुकूमत की, वो जो फ्लॉज हैं, वो गलतियां हैं, उससे कोई इनकार नहीं करता। जिन चीजों पर तनकीद होनी चाहिए मीडिया भी करता है और अपोजिशन को भी करनी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि इस पर तो एटलीस्ट आप लोग अप्रिशिएट करें। मेरा ख्याल है आप मेरी बात अगर मुकम्मल हो जाते समझ आ जाती। ये मैं बता रहा था कि ये इनकी सोच या इनकी अप्रोच है क्या, और ये इतना झूठ बोलते हैं, इतना चीज़ों को पेश करते हैं। इसी तरह जब जब अमेरिका का विजिट हुआ तो ट्रंप के साथ मुलाकात हुई, तो उन्होंने जिस तरह भी वहाँ पे अफ़गानिस्तान की बात की, जो उन्होंने चीज़ें की वो आपके सामने, और फिर कहा कश्मीर में सालसी होगी, तो कश्मीर की ये सालसी हुई। यहाँ फिर इन्होंने इसी तरह इस्तकबाल किया। तो बीच में हमें बड़े बिटर एक्सपीरियंस हमारा हुआ। मैंने जो देखा वो आपके सामने है कि 5 अगस्त को किस तरह मोदी ने या इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरह 370, 358 रिवोक कर दिया, रिपील कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, उसका स्टेटस चेंज कर दिया। दूसरी लफ्ज़ों में उन्होंने
कब्जा तो पहले ही है, लेकिन उसको लेजिटिमाइज कर दिया सारा कुछ अपने हक में। तो अभी ये गए हैं, ठीक है, स्पीच, कोई स्पीच भी ऐसी, हर एक का तरीका होता है, हर चाहे भुट्टो साहब हो या मियां नवाज शरीफ साहब हो, उसके कंटेंट्स मेरा हाल है कभी भी किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कश्मीर पे सिचुएशन के मुताबिक। उस वक्त सिचुएशन पहले इस तरह की नहीं थी, अभी कश्मीर का शाजिया स्टेटस चेंज हुआ है और ड्रास्टिक चेंज हुआ है। उन्होंने जो 370 और 35A निकाल दिया है कॉन्स्टिट्यूशन से, उसको ख़त्म कर दिया, उससे उसका स्टेटस चेंज हो गया है जम्मू कश्मीर का, आपके सामने है सारी बात। तो उसमें उस माहौल में जब नवाज शरीफ साहब वहां गए थे तो कलभूषण ने क्या क्या इतराफात नहीं किए थे? कलभूषण पकड़ा हुआ था 2016 की बात है ना, उन्होंने तो वहां पे कलभूषण का नाम भी नहीं लिया था। नहीं, नाम लेना कलभूषण का जिस तरह अंजाम को पहुंचा वो आगे सामने है, लेकिन वहां पे बुरहान वानी का जिक्र किया और जिसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ था यूएन के प्लेटफार्म से, उसको वहां पे खड़े होकर उन्होंने बात की कि ये हीरो है आज़ादी का। ये आप पता नहीं किस तरह बात, आपका क्वेश्चन ठीक है, आप करें क्वेश्चन, लेकिन ये आपको पता भी है, लेकिन मुझे भी बताना ज़रूरी है आपको कि वहाँ पे उन्होंने बुरहान वानी का, जिसको यूएस और सारे यूरोप या सारी यूएन के प्लेटफार्म से टेररिस्ट डिक्लेयर किया था बुरहान वानी को, यह करवाया गया था हिंदुस्तान ने, उसको उन्होंने वहाँ आज़ादी जी का हीरो डिक्लेयर किया, स्पीच की, वो आपके सामने है। और जिस तरह वो तलमलाए, जिस तरह इंडिया में शोर शराबा हुआ, वो भी आपके सामने है। ये बातें छोड़े, लेकिन हमें इससे नहीं, अच्छी बात है, उन्होंने बड़ी जज्बाती तकरीरें की, करनी चाहिए, कश्मीर को हाईलाइट किया। और कश्मीर का जो इशू हाईलाइट हो रहा है वो एक तो उसका स्टेटस चेंज होने से हो रहा है, दूसरा वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन एक्सट्रीम पे पहुंची है, वजह से भी वहाँ दुनिया को पता चल रहा है। हमने किया है, इसके बावजूद रेस पाकिस्तान कर रहा है, दुनिया में आवाज पाकिस्तान उठा रहा है। क्या भारत तो हमेशा से वहाँ पर जुल्म कर रहा है? पाकिस्तान भी कश्मीरी क्या खुश बैठे हैं? पाकिस्तान भी कर रहे हैं शायद, नहीं मेरी बात सुने, पाकिस्तान भी कर रहा है, कश्मीरी खुद कर रहे हैं। वहाँ पे जिस तरह की मूवमेंट चली है, जिस तरह इंडिजिनस चीजें हो रही हैं, वो आपके सामने है। वो बात ठीक है, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने इस इशू को हाईलाइट किया, वहाँ तो इंटरनेट तक बंद था, इंटरनेट सर्विसेज तक बंद थी, मीडिया तक तो रसाई नहीं थी वहाँ पर। तो इस सिलसिले में अप्रिशिएट तो करें एटलीस्ट। उनकी अपनी जो उनकी अपोजिशन है कांग्रेस का, वहाँ पे राहुल गया, वहाँ पे उसको एयरपोर्ट से वापस किया, जिस तरह वहाँ चीखो चिकार, आप तो यहाँ बातें नहीं प्रिंट मीडिया में आती। अभी उनके अपने जो बंदे, अभी गुलाम नबी आज़ाद की देखें, उसको विजिट की इजाज़त भी मिली और जिस तरह उसने उसको हाईलाइट किया है, ये सारी चीज़ें उनके प्रेस में भी, उनके सुप्रीम कोर्ट में वो गए। ये आप खुदा के लिए कुछ चीज़ों को पर्सपेक्टिव उनका बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हम कहते हैं हाँ, लेकिन ये जो ड्रामा रचाते हैं कि एयरपोर्ट पे बड़ा अच्छा हुआ है, लेकिन एयरपोर्ट पे जी आ जाएं और ये कहें कि बस, मैं समझता हूँ कि हमें अभी भी ठीक है स्पीच की, पहले भी इन्होंने प्रोएक्टिव के तौर पे काम नहीं किया था, अभी इन्होंने स्पीच की यूएन में, और वो जो स्पीच है वो तो 7 जगह इन्होंने मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ फोरम पे, थिंक टैंक पे, मुख्तलिफ मीडिया के साथ जो बातें की, ये उसको दोहराते रहे। चले आप लोग जो ऑपोजिशन जो मुतालबा कर रही है कि लेकिन मेरी बात सुन ले, जी मेरी बात सुन लेना। बात यह है कि यहाँ अभी इनको इफेक्टिवली डिप्लोमेसी जो है वो जारी रखनी चाहिए, डिप्लोमेटिक लेवल पे एफर्ट्स करनी चाहिए, जो पीछे हमने नहीं देखी। उनका फॉरेन मिनिस्टर 45 विजिट किए हैं इस दौरान, उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने, सही मोदी ने खुद बड़ा उस पर असर्ट किया है, इफेक्टिवली काम किया है। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर या तो यहाँ टेलीफोन पे काम चलाते रहे, हमारा फॉरेन मिनिस्टर ट्वीट करता रहे। हमें इससे पे ये है कि आप निकलें बाहर, लोगों को और ज़्यादा पावर कराएं और ज़्यादा इफेक्टिवली इसको हाईलाइट करें, क्योंकि ये जो चांस है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा जुल्म कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया है, अगर इसको भी हमने यहाँ बैठ के टेलीफोनों पे या ट्वीट के जरिए करने की कोशिश की तो शायद ये मौका, बहुत बड़ा मौका मिला है कश्मीरियों को आजादी दिलाने का। अपना जो 7 रोजा दौरा है उसके बारे में डिटेल्स पूरी कौम के साथ पार्लियामेंट में आकर शेयर करें। लेकिन तहरीक इंसाफ को जो शुरू से एक एतराज रहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब इसीलिए शायद पार्लियामेंट में नहीं आते कि ऑपोजिशन जो है वो शोर शराबे हंगामा शुरू कर देती है। तो वो कहते हैं कि अगर ऑपोजिशन ये यकीन दहानी करवा देती है तो वजीर आजम साहब को कौमी असम्बली में आने में कोई मसला नहीं है। तो आप लोग अगर यहाँ ये डिमांड करते हैं तब वहां पर ये यकीन दहानी भी करा दे, श्योरिटी भी दे दे कि ऑपोजिशन बिहेव करेगी, फिर आप लोगों का मुतालिबा भी पूरा हो जाएगा। नहीं, जब भी बात इस कश्मीर इशू पे हुई है, जो बहुत नेशनल इशू हुआ है, उस पर कोई हंगामा नहीं हुआ, हंगामा और बातों पे होता है। लेकिन ये मत सोचें कि प्राइम मिनिस्टर आए तो वहाँ पे ये कोई रेजिमेंटल ये असम्बली है। ये अभी देखें आप, पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन की कार्रवाई देखते हैं टीवी पे, किस तरह शोर शराबा हो रहा होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ।
ब्रेग्जिट से पहले ज़्यादा और क्या इंपॉर्टेंट है उनके लिए है यूरोपियन यूनियन से जो उनके अलहदगी हो रही है, वहाँ से ज़्यादा क्या उन्होंने सस्पेंड की, असम्बली सबको किया, वहाँ आप नहीं देखते किस तरह इतने ये सनफे नाजक है, ये इनके इतना इनका मिजाज इतना नाजक है कि प्राइम मिनिस्टर आपको पता नहीं है 5 साल क्या करते रहे हैं, आके आते थे और तकरीर करते थे, मैं स्पीकर को नहीं मानता, जिस तरह की बेहुदा जो गुफ्तगू हो सकती थी करते थे। आप शादिया आपने अभी मेरा हाल याद भी कराया, मैं सुन रहा था, लेकिन मसला ये है कि आए उनका ये ऑब्लिगेटरी है कि इतना बड़ा काम ये कश्मीर का यूएन में जाके उन्होंने वहाँ पे स्पीच किया, आके कॉन्फिडेंस में लें, ये मैं समझता हूँ ऑब्लिगेटरी है, ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हैं और ये पार्लियामेंट राना साहब, नून लीग ने कल एक बड़ा फैसला करना है कि मौलाना फजलुर रहमान के धरने में शामिल होना है नहीं होना है। नवाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि हम बिल्कुल खड़े हैं, मौलाना साहब का हम साथ देंगे, मौलाना साहब के धरने में हम शरीक होंगे। लेकिन एक तरफ आप लोगों का ये मुतालिबा रहा है, एक तरफ आप लोगों ने कहा है कि जो मौलाना साहब हैं वो अगर मजहब का नाम इस्तेमाल करेंगे तो हम शामिल नहीं होंगे। तो वो तो बार बार ये बात कर रहे हैं मौलाना साहब के खत्म नबूवत का मसला है, इसके लिए वो बात करेंगे। लेकिन फिर आप लोगों को सोचने की क्या जरूरत है जब वो बिल्कुल ये बात कर रहे हैं कि खत्म नबूवत को लेकर वो जो है ना वो इस पर बात करने जा रहे हैं। अब तो खत्म नबूवत का कोई मसला नहीं है, हुकूमत ने इसके खिलाफ कुछ किया भी नहीं है, कोई ऐसा इशू भी नहीं चल रहा है। तो फिर आप लोगों को तो बिल्कुल एक डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि जाना या नहीं जाना, फिर गौर करने वाली इसमें क्या बात है? नहीं, हमारी जो मुलाकातें हुई हैं मौलाना साहब से, उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि ये बात नहीं है, नाम का इसको पॉलिटिकल मूवमेंट को मज़हब की मज़हब के ज़रिए कवर करेंगे, ये हमें तो बड़ा उन्होंने क्लियर कहा है। लेकिन इसको मज़ीद अभी हमारा फैसला होना है, उस पर बात होगी। हम चाहते हैं पॉलिटिकल मूवमेंट सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट रहे। तो इस बात पर तो मुत्तफ़िका फैसला कि अगर ये मज़हब के नाम पर हुआ तो आप लोग शरीक नहीं होंगे? नहीं, वो कहते हैं ये नहीं होगा, वो कहते हैं ये प्योरली एक ऐसी गवर्नमेंट जो इलिजिटिमेट है, जो एक धांधली की पैदावार है, नाहल गवर्नमेंट है जिसने अवाम को महंगाई की चक्की में पिस दिया है, उसके खिलाफ हमें निकलना चाहिए। और इनकी जो अगर इसको मज़ीद टाइम दिया तो जो इकानमी का हाल है तो ये गवर्नमेंट और मज़ीद पाकिस्तान का नुकसान करेगी, हमारे मुल्क का नुकसान होगा। ये मैं समझता हूँ ये 22 करोड़ अवाम की सोच है कि वाकई हर आने वाला दिन हर शोबे में तनाज़ुली रहा है, नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप इस पे फिक्र ना करें। लेकिन हमारा एक भी था कि अक्टूबर की बजाय नवंबर में करें, ये मुशावरत के साथ चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह जब आप लोग ये मुतालबा क्यों कर अक्टूबर की बजाय नवंबर में करें, इसकी क्या वजह है? कोई खास वजह है इसकी? इसकी वजह ये है कि हमने उनको कहा कि जब बात हुई हमने कहा जी आपने ये कब से ये तैयारी शुरू की है अपनी? उन्होंने कहा जी मैं तो 1 साल से कर रहा हूँ। अच्छा। तो हमने कहा आप हमारे ना तो आपने APC के लेवल पे ये फैसला करवाया ना रहबर कमेटी में, तो ये अभी आपका एक अपना फैसला है, एक अपनी पार्टी का आपने अनाउंस कर दिया है। अब हमें अगर आपने कहा है कि आपके साथ चलें तो यकीनी तौर पर हमें भी ज़रूरत है हम अपनी पार्टी को मोबिलाइज़ करें और एक ऐसा हमारी पार्टिसिपेशन हो तो उसका इम्पैक्ट भी आए और भरपूर। मतलब आप अगर तैयारी जाना, अगर आप लोगों ने जाने का फैसला किया तो आप तैयारी के साथ जाना चाहते हैं, ये मतलब है? बड़े भरपूर बिल्कुल तैयारी के साथ जाना चाहते हैं। और फैसला कौन शादिया फैसला कौन तरीके से जाना चाहते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना तनवीर हुसैन साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कि सर्दी के मौसम में तो डेंगू वैसे ही खत्म हो जाता है, लेकिन हुकूमत ने डेंगू रोकने के लिए क्या किया है? क्या हुकूमत सर्दियों के मौसम का इंतजार कर रही है ताकि डेंगू अपनी मौत आप मर जाए और हुकूमत के जी देखें हमने तो डेंगू खत्म कर दिया? इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, मुल्क भर में डेंगू ने एक बार फिर से सर उठा लिया है और अब तक सामने आने वाले जो आदाद-ओ-शुमार हैं, जो नंबर्स हैं, उनके मुताबिक मुल्क भर में डेंगू से मुतासरा जो अफराद हैं उनकी तादाद 16,000 से बढ़ गई है।
जबकि अब तक इस वबा से 29 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी भी हार गए हैं। आबादी के लिहाज से मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब में डेंगू के मरीजों की तादाद भी सबसे ज़्यादा हो गई है। हुकूमत पंजाब की जानिब से बयानात तो बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि दिन ब दिन तादाद बढ़ती जा रही है डेंगू के पेशेंट्स की। ना डेंगू स्क्वाड नज़र आ रहा है, ना डेंगू स्प्रे वाली गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ना वो मशीनें और बेशुमार डेंगू वर्कर्स जो हमें 2011 में जब डेंगू की वबा ने सर उठाया तो ये सब इकदाम किए गए थे। डेंगू स्क्वाड के किसी दफ्तर का कुछ अता पता नहीं है। हर रोज़ स्कूलों और कॉलेजों में जो डेंगू स्प्रे होता था वो भी नहीं हो रहा, ना घर घर जाकर डेंगू स्प्रे और गमलों में पानी साफ किया जाता है, ना लोगों के लिए कोई इसके लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाई जा रही है। अस्पतालों में ड्रिप्स खत्म हो रही हैं, डेंगू से बचाव की अद्वियात महंगी और गैर मियारी भी मिल रही हैं, ये भी शिकायत आ रही हैं। इसके खिलाफ कहा जा रहा है, अगर ये कहा जाए कि हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है तो क्या ये गलत होगा? शहरों में हर गुजरते दिन के साथ ये तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन जिस रफ्तार से मरीजों की तादाद बढ़ रही है वो रफ्तार हुकूमती इक़दामात में हमें आखिर नज़र क्यों नहीं आ रही कि इस पर काबू पाया जा सके। जबकि सवालात ये भी उठाए जा रहे हैं कि जब मुल्क में पहले से डेंगू से निमटने के लिए एक लाएअमल मौजूद था तो इस पर अमल क्यों नहीं किया गया। माहिरीन ये भी कहते हैं कि अगस्त के महीने से लेकर दिसंबर तक डेंगू के मच्छर की अफजाइश ज़्यादा तेज़ी से होती है, लेकिन जब मौसम बहुत ज़्यादा सर्द हो जाता है तो डेंगू खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। हुकूमती के जो ये इक़दाम हैं इतने सुस्त क्यों हैं, क्यों इसमें इसको कहा जाए नाअहली है, गफलत है? मैं बात करूंगी, मेरे साथ वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, आपने इंट्रो में सारी डिटेल सुन ली, क्या नंबर्स हैं? पंजाब में तादाद बढ़ती जा रही है, पिछले सिर्फ 24 घंटों में 196 नए केसेस आए हैं। सिर्फ मकसद करना हमारा तनकीद नहीं है, बस हमारा काम ये है कि हम आपसे पूछें कि ये कोताही है, गफलत है, प्लानिंग नहीं थी, क्यों ये तादाद दिन ब दिन डॉक्टर साहब बढ़ती जा रही है? देखिए जी, सबसे बड़ी ये बात है कि शाजिया ये वैसे भी स्पाइक ईयर था एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस मरतबा डेंगू के मरीज़ ज़्यादा होंगे और इसी की वजह से जनवरी ऑनवर्ड्स हम हर महीने कैबिनेट कमेटी की मीटिंग करते थे और अपने जितना जो हमारा प्रोटोकॉल एक सेटअप हुआ है जो कि डियाग ने सेटअप किया था उस प्रोटोकॉल को फॉलो करने के कहा जाता था। और जहाँ तक प्रिवेंटिव का काम है वो सारा डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस के नीचे उनके साथ सारे लाइन डिपार्टमेंट्स मिलकर ये काम करते थे। बाकी जगहों पे काम होता रहा और हमें शक पड़ा ये जून के महीने के अंदर कि जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं रावलपिंडी से, ख़ास तौर पे पोठवा टाउन से, वो शायद ऑथेंटिक नहीं है। थर्ड पार्टी एवेलुएशन की गई और पता चला कि ये रिज़ल्ट्स जो हैं ये ठीक नहीं है और ग़लत किस्म के रिज़ल्ट्स दिए गए और वहीं से वबा जो है वो एक्चुअली शुरू हुई। यानी जो कोताही थी वो ये थी कि एक ख़ास इलाके के अंदर गलत रिपोर्ट जो थी या फाइल्ड अप रिपोर्ट जो थी वो दी गई गवर्नमेंट को। उसके ख़िलाफ़ तो खैर एक्शन हुआ, लेकिन जब तक वबा जो थी वो वहाँ से जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स इस वक्त भी आ रहे हैं वो पोठवा टाउन और रावल टाउन से आ रहे हैं। इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हमारे पास हैं वो 3,554 पेशेंट्स, दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स। अगर हम 2015 का फिगर लें तो रावलपिंडी के अंदर 4,000 पेशेंट्स आए थे जब स्पाइक होती है, क्योंकि जिस साल ज़्यादा बारिश होती है पानी इकट्ठा होता है, लार्वा बनता है, वो पलता है, पनपता है और फिर उसके बाद वो मच्छर बनता है। तो हर तरीके से उनको एरियाज को भी ड्राई करने, तो दैट इज़ वाई दिस वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ स्पाइक ईयर और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जा रहे थे। अभी भी जो प्रॉब्लम है 2011 का आपको भी याद होगा, हमने भी बड़ी बड़ी इस पे ट्रांसमिशंस की थी जब ये वबा बहुत ज्यादा फैली थी। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत पर लाख हम तनकीद कर लें, लेकिन हम ये मानते हैं कि उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इकदाम किए। हमें याद है बच्चों के स्कूल्स में, कॉलेजेस में स्प्रे किए जाते थे, जो स्प्रे वाली टीमें थी वो घर आती थी, अवेयरनेस कैंपेन, एक बाकायदा एक मीडिया कैंपेन चला दी थी इस वक्त गवर्नमेंट ने। तो वो इकदाम हमें बहुत हद तक कम नजर आ रहे, बल्कि नजर ही नहीं आ रहे। देखिए जी, इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि बहुत सारे शक व शुबा की बातें इस बात पे होती हैं कि लोगों का ख्याल है कि ये जो फॉगिंग है और ये सब कुछ, इसके अंदर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। इनकी वजह से व्हाट हैपन्स के जी म्यूटेशंस आनी शुरू हो जाती है ये मच्छरों के अंदर और ये रेजिस्टेंट होना शुरू हो जाते हैं। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है आपका प्रिवेंशन का, वो लावासाइडल एक्टिविटी होती है कि आप लावा को आइडेंटिफाई करें और आइडेंटिफाई करने के बाद उसको ख़त्म करें। ये एक्टिविटी बहुत हद तक
कामयाब रही, वरना तो ये बहुत बड़ी वबा होती। ये अभी तक इट इज़ कन्फाइंड टू अ सर्टेन एरिया इन रावलपिंडी, उसके साथ स्वान वो है कैंप है विच इज़ इन इस्लामाबाद, क्योंकि वो नेबरिंग एरिया है। इन दोनों एरियाज़ को मिला के कोई तकरीबन 7,500 मरीज़ बनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त कोई तकरीबन हमारे रावलपिंडी के, मैं आपके मेरे पास फिगर्स है, 2,821 मरीज़ जो है ये सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। आप बिल्कुल सही फरमाया आपने कि 196 नए पेशेंट्स जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन मैं ये आपको बताती चली जाऊं कि इस वक्त आज से 5 हफ्ते पहले हमने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी रावलपिंडी के अंदर, और वहां हमारे पास इस वक्त 1000 बेड्स की कैपेसिटी, स्पेशली अवेयरनेस कैंपेन चलानी चाहिए, स्पेशली 200 बेड्स की कैपेसिटी है जो हमारे पास अभी है। आवाज आ रही है आपको? इस वक्त टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स जो इंतहाई निगहदाश्त यूनिट के अंदर वो तकरीबन 11 बन रहे हैं। इसलिए हम वी आर एट द मोमेंट ट्राइंग आर लेवल बेस्ट कि ये सारी चीज़ कंट्रोल हो जाए। ना कोई दवाई जो है वो मरीज़ को खुद, वन से कमिंग टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, उनके सारे टेस्ट फ्री हैं, उनकी सारी दवाइयाँ फ्री हैं, उनकी सारी जितनी उनके अटैच टेस्ट हैं वो भी सारे फ्री हैं। और ये भी मैं आपको बताती चली जाऊँ कि इस वक्त हमने डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? रेड क्रिसेंट का हॉस्पिटल एक कम्प्लीटली उसको 150 बेड का करके उसके अंदर तकरीबन 100 बेड्स ऑलरेडी लग चुके हैं, 50 बेड्स की और कैपेसिटी है जो कि हमने तैयार एज स्टैंड बैक रखा है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहसिन हसन खान ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन, आप जानते हैं कि मार्च 2009 में जब लाहौर में श्रीलंकन टीम पर हमला हुआ, पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे बंद हो गए। उसके बाद तमाम जो इंटरनेशनल सीरीज थी वो पाकिस्तान को बाहर खेलना पड़ी। उसके बाद फिर आप जानते हैं 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आती है, फिर बड़ी उम्मीद पैदा होती है कि हम जो है ना वो इंटरनेशनल टीम जो है वो यहाँ पर आकर खेल सकती हैं। लेकिन अब जो श्रीलंका की टीम आ रही है इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा अच्छा एक कदम है, ज़ाहिर एक ट्रस्ट तो बहाल हुआ है। लेकिन जो एक कैटेगरी के जो क्रिकेटर्स हैं मोहसिन, इनका ना क्या मैसेज है? ये तो अच्छा हुआ, जैसे कि मैं कह रही हूँ कि दोबारा से इंटरनेशनल क्रिकेट शुरू हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि अभी ट्रस्ट डेफिसिट है, ये हमें उन पर एक एतमाद उनको बहाल करने की एक कोशिश करनी चाहिए, मजीद एफर्ट करनी चाहिए थी जो नहीं कर पाए। सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम, और आपको और आपके सारे नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शाजिया, आपने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं, और एक इंट्रोडक्शन में आपने बड़ी अच्छी बात कही कि कभी ये चीज़ें आड़े आ जाती है, कभी ये चीज़ें आड़े आ जाती हैं, पॉलिटिक्स भी कभी आड़े आ जाती है कि बाहर के कुछ ताकतें हैं जिनकी कोशिश थी कि टूर पॉसिबल ना हो। आप यकीन कीजिए, इसमें मैं अल्लाह का सबसे पहले शुक्र अदा करता हूँ, उसके बाद अपने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सराहता हूं कि उन्होंने पूरी एफर्ट करके ये कि हम सिक्योरिटी गारंटी दे के हर चीज़ करके, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये चीज़ फ़ख्र से कह सकता हूँ पाकिस्तानी शाजिया कि जब भी हमारी अफवाज, हमारी रेंजर्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस सिक्योरिटी देते हैं तो कमाल की होती है और लोगों को पता है। हालांकि यही बेचारे श्रीलंकन्स थे जिनको बहुत बहुत बड़े मिसहैप से गुजरना पड़े, अल्लाह का न कभी वो वक्त दिखाए। लेकिन यहाँ क्रेडिट श्रीलंका को भी बहुत बड़ा जाता है कि ठीक है, उनके कुछ मेन प्लेयर्स हैं, कुछ प्लेयर्स हैं जिनको मैं नाम क्या इस वक्त लूंगा, सब जानते हैं, वो नहीं आए, उनकी रिजर्वेशंस थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी नेशनल टीम को भेजा। तो इसमें सक्सेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और मैं ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान एज अ पाकिस्तानी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा कि श्रीलंका ने अपनी टीम भेजी। नो डाउट इनकी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं है, लेकिन टीम उनकी आई है कि इवन बाहर कुछ ताकतों है, लेकिन ओपोनेंट को ज़ाहिर वीक लेना भी नहीं चाहिए, हम आसानी से जीत सकते हैं। हाँ नहीं, और बस एक बात खत्म कर लूं कि इवन बाहर की कुछ ताकतों की कोशिश थी कि ये सीरीज ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मेहनत से और श्रीलंकन बोर्ड की कोऑपरेशन के साथ ये सीरीज हो रही है। पाकिस्तान क्रिकेट डेफिनेटली टीम काफ़ी मजबूत है कंपेयर टू श्रीलंका, इसलिए कि लड़के थोड़े एक्सपीरियंस भी खेलते हुए आ रहे हैं, हमारे भी काफ़ी प्लेयर्स इसमें कुछ नहीं खेल रहे हैं। तो लेकिन ये कि हम इन टोटलिटी देखा जाए तो इस वक्त जो शाजिया मेन मकसद है कि एक इंटरनेशनल टीम आए पूरी। अगर आप मेरे दिल की बात पूछें एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर तो मैं चाहूंगा कि जो भी टीम आए फुल स्ट्रेंथ पे आए, लेकिन
आई थिंक इस वक्त एक शुरुआत हुई है कि एक बाकायदा इंटरनेशनल, और श्रीलंका कोई इस छोटा क्रिकेटिंग नेशन नहीं है, नो डाउट अभी उनकी 1-2 साल से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, लेकिन श्रीलंका इज वन ऑफ द टॉप क्रिकेटिंग नेशन। तो उनका आना यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कामयाबी है, सबसे पहले अल्लाह का फजल, और उसके बाद श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड का कोऑपरेशन, आई थिंक इसको बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छा मोहसिन, आपको भी पता है जब भी टीम की सिलेक्शन होती है बड़े मसाइल सामने आते हैं, बड़े ज्यादा एतराजात भी उठाए जाते हैं, मेरिट पर एतराजात उठाए जाते हैं। आप समझते हैं अब जो टीम की सिलेक्शन हुई है वो दुरुस्त है? देखिए, मैंने टीम तो ऑनेस्ट इतना मैंने गौर नहीं किया, इसलिए कि मेरा अभी क्रिकेट बोर्ड से इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर मैं इन्वॉल्व रहता हूं अपने हर मसले में, अपने पॉलिटिक्स में भी रहता हूं, जिस तरह क्रिकेट में रहता हूं कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं, किस तरह की चल रहे हैं। बारिश की आपने बात की थी, बारिश ने, आप नेशनल स्टेडियम की बात कर रहे हैं, पूरे कराची को डिबो के रख दिया है, तो ये तो हमारे इंतजाम हैं। लेकिन सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शाजिया ये कहूंगा कि आई होप, देखिए इमरान खान was one of the best cricketer of the world, और बड़ा मेरिट पे हमेशा इमरान खान हमेशा बात करते हैं। आज वो हमारे माशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर हैं, पेट्रन इन चीफ हैं पीसीबी के, एहसान मानी चेयरमैन है जो कि बहुत ही डिग्निफाइड और ऑनरेबल पर्सनालिटी हैं। तो आई थिंक मैं पूरी उम्मीद करता हूं अपने इस क्रिकेट बोर्ड से कि जो पिछले हमें खामियां हुई हैं, चाहे वो सिलेक्शन मैटर हो या अपॉइंटमेंट की बातें हों, वो सही हों, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, इसलिए कि हमने फिर से खड़ा होना है वापस, इसलिए कि यंग एक टीम, यंग्स तो नहीं कहूँगा लेकिन कंपेयर टू सीनियर प्लेयर्स तकरीबन इंटरनेशनल जो एक म्यार है स्टेडियम्स का, वो हम अडॉप्ट क्यों नहीं करते हैं? आज भी वाइपर से पानी साफ हो रहा है, छतें टपक रही हैं, बाहर के स्टेडियम्स में आप देखें बारिश होती है, 2 घंटों के बाद देखते हैं ऐसे सब कुछ क्लीन हो जाता है और मैच फिर से शुरू हो जाता है। तो वो स्टैंडर्ड्स भी तो लाने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन मैंने जो पहले एक बात कही थी शाजिया, इमेजिन कि कराची में बारिश होती है, कराची में प्रॉब्लम, पूरे शहर में प्रॉब्लम हो जाती है। पंजाब जहां हर साल रेगुलर बारिश होती है वहां पे पूरे शहर भर जाते हैं। तो हमारी गवर्नेंस की जो प्रॉब्लम रही है, जिसने हमारी हर चीज को अफेक्ट किया है, सोशल लाइफ को भी, खेल की लाइफ को भी, दूसरी लाइफ को भी, इवन हमारी एग्रीकल्चर साइड को भी हमारे कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बिकॉज हमारा इरिगेशन का, हमारा ड्रेनेज का सिस्टम, ये सारा कुछ हमारा सिस्टम ठीक नहीं है। अब नेशनल स्टेडियम की जो आपने बात की, देखिए मैं कोई एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं दे रहा इसलिए कि मैं कोई समझे कि मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हूं, लेकिन एक तो पाकिस्तान से क्रिकेट इंटरनेशनल बिल्कुल चली गई थी, तो रेगुलर जब कोई साइकिल नहीं चल रही होती तो आपको पता है उसके पहिए वो ये कुछ जैम हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे इंतजामात कभी हो रहे हैं कभी नहीं हो रहे हैं, कोई टीम आ रही है नहीं आ रही है। अब जैसे ये टीम भी आई है बड़े अरसे के बाद, आई थिंक इंशाअल्लाह जिस दिन आप देखेंगे कि ये साइकिल पूरी तरह चल पड़ी, कि रेगुलर टीम्स आना शुरू हो गई, जो कि इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आएंगी। और आप देखिएगा कि ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये नहीं होना चाहिए कि पता लगा बारिश हो गई तो पूरे दिन का खेल खत्म हो गया, दूसरे मुल्क में 2-3 घंटे में सब कुछ ठीक हो जाता है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सिलेक्शन, सही अपॉइंटमेंट्स, ये सारी चीजें, सारे इंतजामात, खेल के सारी फैसिलिटीज, ये पूरा मुझे पूरी उम्मीद है इस क्रिकेट बोर्ड से इंशाअल्लाह एहसान मानी के अंडर ये बहुत अच्छी तरह काम करेंगे। आपको कोई ओहदा मिला या नहीं? देखिए मैं आज मोहसिन खान, शाजिया मोहसिन खान जो कुछ भी आ जाए है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से है। जब भी मेरे क्रिकेट बोर्ड को मेरी जरूरत पड़ी मैं हाजिर हुआ हूँ, एज अ प्लेयर, एज अ चीफ सेलेक्टर, एज अ हेड कोच, सारे रिजल्ट्स आपके सामने क्रिकेट बोर्ड से। हाँ देखिए शायद मुझे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दें वो, लेकिन जब भी देंगे, हाँ चल रहे हैं शाजी, और जब भी करूंगा तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ईमानदारी और नेक नियति से अपने मुल्क की खिदमत। अच्छा मोहसिन, मुझे याद है आज जब मैं आपसे बात करी थी कि आप मेरे प्रोग्राम में आ रहे हैं, नाज़रीन मोहसिन ने मुझे कहा कि क्रिकेट पे तो मैं बात करूंगा, इनको पॉलिटिक्स में भी बहुत इंटरेस्ट है, तो कहते शाजिया मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं एंड में बात करूंगा। जो इमरान खान वापस आए हैं एक बड़ी ज़बरदस्त स्पीच करके, मोहसिन उस पर कुछ कॉमेंट करना चाह रहे थे, तो मैंने कहा था मैं बिल्कुल आपको एंड में थोड़ा सा टाइम ज़रूर दूंगी, तो प्लीज़ आपकी जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं, वो शेयर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले शाजिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। देखिए एज अ पाकिस्तानी यकीन कीजिए हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी, आप, मैं या जितने भी हम लोग मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं,
वो स्पीच सुन के जो उसने यूएन में की है, जिसमें उस शख्स ने क्या कवर नहीं किया, उसने पॉलिटिक्स को कवर किया, उसने करप्शन को कवर किया, उसने टेररिज्म को कवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इसने इतने खूबसूरती से लोगों को जो एक मैसेज पहुंचाया, जिनको इससे कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है शाजिया कि जो हम 40-50 साल में नहीं कर पाए, वो उसने 40-50 4-5 दिन के अंदर या 6 दिन के अंदर जाके अपना किया। 60 या 70 वो डिफरेंट लीडर्स ऑफ द स्टेट से मिला, फिर उसने जो स्पीच की, और देखिए स्पीच के जो कमाल की बात क्या थी, जो जोश था, जो उसमें एक अंदर से लग रहा था दिल से आदमी बात कर रहा है, एक दुखी इंसान है। देखिए वो आया है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, जो भी लीडर आएगा, एक मुहिब वतन लीडर आएगा, वो अपनी बेहतरी के लिए काम करेगा। तो उसकी जो स्पीच थी, उसने आई टेल यू व्हाट सारे पाकिस्तानियों का, पहली बात तो पाकिस्तान में और दुनिया भर में पाकिस्तानियों का सर फख्र से बुलंद किया है। दूसरी बात, उसने जो चीजें उजागर की हैं, जो हमारी दूसरी कंट्रीज हमारे मुल्क को बदनाम कर रही थी, टेररिज्म हो गया या खुदा न खास्ता इस्लाम के जरिए दूसरे को कर रहे थे, इतनी खूबसूरती से उसने बात की है कि आई टेल यू व्हाट, एवरी पाकिस्तानी, हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं मैं, वो प्राउड फील कर रहा होगा कि इसने जो पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है, और दुनिया के सामने, देखिए वो आसान प्लेटफॉर्म नहीं है, बहुत डिफिकल्ट प्लेटफॉर्म है। तो शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं इमरान खान के लिए कहूंगा, इमरान खान, पाकिस्तान तुम्हें सल्यूट करता है, पाकिस्तानी तुम्हें सल्यूट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन हसन खान हमारे साथ थे। मेरी आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।